अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो 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 बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ हाँ यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए क्या लोग आए। नो नो आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो नो देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी देखो, एक मिनट, एक सेकंड, मैं एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना। अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। एक मिनट बालू जी, एक मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। एक मिनट ये, हाँ बताइए अधीर, हाँ अजय रंजन जी बताइए। एक मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सर खाली कर दिया गया। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं प्लीज, मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे
और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है। आप सबको मैं बुला रहा हूं और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझाव को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। सदन देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना। ठीक है, जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Amendment Act 2011, to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थगित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill, sir. शशि थरूर जी, माननीय मंत्री जी। नहीं, एक मिनट, पहले शशि थरूर जी बोलेंगे इस विषय पर। Sir, I'm going to, I think after, वाले पे बोल रहे हैं आप, देखिए आप बिल इंट्रोड्यूस पे बोल रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस बिल इंट्रोड्यूस पोस्ट करने के बाद मैं उसके बारे ऑफिस में पोस्ट ऑफिस का भी ला रहा हूं। जी। आप कुछ विषय रखना चाहते हैं इसमें? अश्विनी जी का अभी ला रहा हूं, पहले अभी हरदीप पुरी जी का निपटा, अश्विनी जी का भी लाया नहीं है। हाँ, अब हो गया, मैंने कहा कोई बोलना चाहे तो बोलना है, ठीक है ना। आइटम नंबर 29, डाकघर विधेयक 2023, माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. आपको कुछ विषय रखना है? जी अध्यक्ष जी, आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी देश में जानते हैं, एक इतना रिलायबल नेटवर्क है देश भर में जिसको पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। कई दशकों से, एक सदी से ऊपर का ये इसकी लेगेसी है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है। ये बिल, आज का जो बिल है, इस बिल, वो बिल बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया गया है, पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। कई इसके अच्छे उदाहरण हैं जो कि जन प्रभावी है, जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है।
जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है लाहौल स्पीति का। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते, आज वो कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से एक ही दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही उड़ीसा के बोलांगीर जिले में आदर्श पड़ा में रहने वाले एक 62 वर्ष के भाई हैं श्री जगदीश चंद्र पात्रो। उनका पासपोर्ट बोलांगीर हेड ऑफिस में ही बन गया। इससे पहले इनको भुवनेश्वर 300-400 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था। वैसे ही माननीय अध्यक्ष जी, सर्विस डिलीवरी की इस भावना में एक बहुत अच्छी पहल की गई डाक निर्यात केंद्र। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी अपने हाथ से बनी हुई चीजें या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं। जैसा एक एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में रुड़की से बहन गंगा देवी डाकघर निर्यात केंद्र द्वारा फ्रांस, कनाडा, स्पेन को ब्रास के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही है। वैसे ही जोधपुर की एक बहन है कमला देवी प्रजापति, वो सिरामिक नॉब्स अमेरिका और कनाडा एक्सपोर्ट कर रही है। भागलपुर बिहार के भाई अहमद नदीम आसपास में जो रेशम की साड़ी और कपड़े का जो काम होता है, उसकी जो कतरन होती है माननीय अध्यक्ष जी, उसकी बेकार सामग्री से बना के पर्दे, सोफा कवर, पिलो कवर इत्यादि बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं डाक निर्यात केंद्र के जरिए से। वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसूजा है, वो पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम सिंगापुर और यूएई निर्यात करती है। अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, उड़ीसा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबंग गया जी, उनको बड़ी तकलीफ होती थी चलने फिरने में, 95 ईयर्स की है, बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण है जन सेवा के। तो माननीय अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आज करीब करीब अब तक 1.25 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है। देश में करीब करीब 10 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें घर बैठे अब तक 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हो, पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आधार इनेबल्ड तरीके से अच्छे से आसानी से कनेक्ट करके आज सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो लाभ है, वो लोगों को घर तक मिल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए से। मैं सभी मान्यवर सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस फैसिलिटी का उपयोग कराएं और जितना हो सके अपने क्षेत्र के निवासियों का पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाएं, तो उनका जो लाभ है वो लाभ आराम से घर बैठे मिल सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए से करीब करीब 8 करोड़ कस्टमर है, जिसमें से 3.5 करोड़ कस्टमर तो बहनें हैं। तो ये आज इतनी बड़ी सुविधाएं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जिससे जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अध्यक्ष जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखूंगा। 2004 से 2014 तक इस पुराने विस्तृत नेटवर्क को एक तरीके से श्रिंक करने की कमजोर करने का प्रयास किया गया। करीब 660 पोस्ट ऑफिस बंद किए गए 4 से 14 वाले पीरियड में। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में एक बार फिर इस पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाने का हाथ में बीड़ा उठाया और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें 5,000 नए डाकघर खोले गए और सभी को 5 किलोमीटर के दायरे में सुगम बैंकिंग सर्विस मिल सके डाकघर के जरिए से, पोस्टल बैंक के जरिए से। इसके लिए अभी हाल ही में 5,746 नए डाकघर भी सैंक्शन किए गए। अध्यक्ष जी, डाक सर्विस में करीब करीब पोस्टल नेटवर्क में 1,28,000 लोगों को नया रोजगार दिया गया है। इसी तरह से
डिजिटल नेटवर्क के 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा गया है। 13,500 डाकघरों में आधार सेवा केंद्र खोले गए हैं। अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। तो अध्यक्ष जी, इस तरह से एक तरीके से डाकघर को एक पूरी तरीके से परिवर्तित किया गया है और आज का ये जो बिल है इसी परिवर्तन का एक साक्ष्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी मान्यवर सांसदों से भी इसको यूनानिमसली पास करने के लिए डिबेट करें। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Speaker. I rise today on behalf of my party to note some very grave concerns regarding this Post Office Bill 2023. I had hoped to welcome this bill because many reasons, sir. As former chairman of the Parliamentary Standing Committee overseeing the Postal Department, I had repeatedly flagged the need to revise and repeal the Indian Post Office Act 1898, a colonial legacy long past its expiry date. But over the past decade, we've often seen this government, in the guise of decolonizing our minds and updating colonial-era laws, bringing in legislation that is equally, if not more, arbitrary and unreasonable, and that more often than not encroaches upon the fundamental rights of countless Indians. Sadly, so it is with this bill. Even as it seeks to revise the colonial bill, this bill retains its draconian and colonial provisions, that too while eliminating the burden of accountability which a governmental enterprise like India Post ought constitutionally to shoulder. And sadly, it offers no new ideas to bring our post offices into the 21st century. As someone who has great respect for the Minister, I am disappointed to see him putting this half-baked reform before the House. Mr. Speaker, let me first remind the House that there is no debate on any piece of legislation happening in a vacuum. There's always a context, and around a month or so ago, several outspoken members of the opposition, including myself, received a threat notice from Apple, warning us of the fact that state-sponsored attackers were trying to infiltrate our phones, by doing which they could access sensitive data and even hack our phones' cameras and microphones. Was it really so long ago that the threat of Pegasus loomed large on us all, surveilling our every move, tracking our every utterance? These are realities we must bear in mind as we begin debating this bill, which strikes at the heart of our constitutional values, our fundamental rights, compelling every ordinary Indian to live at the mercy of our state's pervasive and suspicious mistrust of its own citizens. On the one hand, Mr. Speaker, sir, the government says it wishes to reinvigorate the Indian Postal Service by widening the range of services it renders so it becomes more useful to the Indian populace. We heard the eloquent examples of my friend the Minister. I'll come back to this issue because I don't think the bill does this at all. But on the other, sir, the government, through this bill, grants itself sweeping powers to infringe upon the citizens' rights to freedom of speech and expression, as guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, and our right to privacy, which the Honourable Supreme Court in K.S. Puttaswamy recognised as being a subset of the right to life and liberty enshrined in Article 21. The government assumes these powers through Section 9 of the bill. I would urge all our friends to look at their screens, Section 9 and 10 of the bill. This entitles it, using merely a notification, to empower any officer to cause any item in course of transmission through the post office to be intercepted, opened or detained in the interest of security of the state, friendly relations with foreign states, etc., or upon the occurrence of any contravention of any of the provisions of this Act or any other law. Now, these are strikingly vague grounds and can be construed to cover anything that our government doesn't like. Indeed, the government doesn't only seek arbitrary powers to spy on Indians by rummaging through their private correspondence and their shipments. As the second clause of Section 9 makes clear, they may also direct India Post to dispose of, which is to say to destroy or trash, any item, any personal article that has fallen foul of their ambiguous definition of what constitutes a threat to India's interests. Further, through Clause 9(3), our government, again by a simple notification, may empower any officer of the post office to confiscate any item. I'm summarising a rather long legal clause which is before you all on your screens. Now, there's a lot to dissect in this one section alone, starting from the fact that the Supreme Court, in the 1996 judgment
of People's Union for Civil Liberties versus the Union of India, a matter concerning the interception of telecommunications, opined that a just and fair procedure must exist to regulate the power of interception, because in its absence it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 19(1)(a) and Article 21. To fill this gap, the Supreme Court laid down several safeguards, such as, Mr. Minister, the Supreme Court said, establish the necessity for interception, limit the validity of interception orders, authorization is required from high-ranking officials, and most important, interception orders are to be examined by a review committee. I can't help but wonder why our government, in conceiving of this bill, failed to take such a crucial verdict of the Supreme Court into account. For as it stands, the bill is far more detrimental to the fundamental rights of Indian citizens than the colonial-era law it seeks to supplant. In fact, Mr. Chairman, in some ways, the 1898 Act was less arbitrary because though it allowed interception, it specified, unlike this bill, the circumstances under which interception could be carried out. Section 26 of the 1898 Act empowered the central government, the state government, or a specially authorized officer to direct through a written order any postal article to be intercepted, detained, or disposed on the occurrence of any public emergency or in the interests of public safety or tranquility. Now, while examining the 1898 Act in 1968, the Law Commission opined that the term emergency is not explicitly defined, provides far too wide a ground for interpretation and therefore for interception. And the Commission added that a public emergency cannot be a constitutionally permissible ground for interception if it does not impinge on the security of the state, public order, or any other thing specified in the Constitution. Therefore, it can certainly be said that the criterion of emergency, which unfortunately again features in this 2023 bill, may be beyond the scope of the reasonable restrictions permitted by our Constitution. Even as recently as 2015, in the matter of Shreya Singhal versus the Union of India, the Supreme Court reaffirmed that arbitrary grounds for restricting freedom of speech and expression are unconstitutional. Here we have once again our government being willfully indifferent to the wise counsel of the highest court of our land. In fact, by not even defining what sort of matter and material cannot be sent through the post, something which the 1898 Act does, our government has sought to make Indians yet more vulnerable to this attempted mass surveillance. So Section 9 of the Post Office Bill 2023 not only grants the government Orwellian powers to intrude into our lives by intercepting, detaining, destroying our correspondence or our consignments, it also does not provide for any mechanism whereby the concerned citizen can even be informed of their correspondence or consignment having been intercepted, and whereby they can contest India Post's decision to intercept, detain, or destroy their correspondence. In other words, there is simply no grievance redressal mechanism in the bill, an absence which is felt all the more keenly if you just scroll down to Section 10. By keeping Indians in the dark as to the interception, detention, or destruction of their correspondence and consignments, and by not allowing them to contest these decisions, which are inherently arbitrary, our government has violated every principle of natural justice and due process of law, because in cases like these, neither will it bother to listen to the other side, nor will it grant the concerned citizen the right to make a case for themselves. In this regard, the 2023 bill is also violative of Article 14 of our Constitution. The problem of this bill's not having a grievance redressal mechanism becomes especially agonizing when we look at Section 10. What an irony it is, Mr. Chairman, sir, that today the private courier services in our country are far more accountable to the people of India than the Indian Postal Service, which is an undertaking of the central government. While the Consumer Protection Act of 2019 holds our private couriers to account, that does not apply to India Post. And now, pursuant to the second clause of this bill's Section 10, no officer of the Post Office shall incur any liability with regard to a service provided by the Post Office unless the officer has acted fraudulently or willfully caused loss, delay, or misdelivery. Now, this clause
bolsters our government's power to intercept, detain or destroy our postal articles without being in any way accountable to the people of India. We also cannot hold postal workers liable for loss, delay or misdelivery, for then will commence a debate about whether the omission was committed willfully or with a fraudulent intent, plunging the ordinary Indian citizen into endless red tape. Indeed, because the bill does not provide for a grievance redressal mechanism, Indians have absolutely no avenue to hold the Postal Service liable, and because the Consumer Protection Act does not apply to India Post, the people of India are not entitled to compensation should they incur any loss or damage owing to the Post Office's negligence. Interestingly, the prescription of liability is itself a power that the government assigns itself. If you look at Section 10(1), notwithstanding anything in any other law for the time being enforced, the Post Office shall not incur any liability, except such liability as may be prescribed with regard to a service provided by the Post Office. Now, Mr. Chairman, sir, I must say to the Minister that when you yourself can decide where you will be accountable to the people, when you yourself can choose whether you want to be accountable to the people and how much you are accountable to the people, that means you are not accountable at all. That is the broad meaning of this outrageous drafted bill. To send across a letter or parcel through India Post is to fling it essentially into a black hole